हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 12th की केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। और उस चैप्टर में से एक टॉपिक लेके आया हूं, घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना के नियम, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए जानते हैं हम लोग घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना किस प्रकार करते हैं। किसी भी घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना करने के लिए उसमें पहले उसकी संरचना के बारे में हम लोग को ज्ञात है कि जो इकाई सेल होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और उसको एक घनी इकाई सेल के रूप में माना जाता है। तो पहला उसमें है मौलिक इकाई सेल, जिसकी संरचना ऐसे घनी इकाई सेलों से मिलकर बनी होती है जिसमें केवल जो कण उपस्थित रहता है उनके कोनों पर स्थित रहता है। फिर दूसरा बताया गया था फलक केंद्रित इकाई सेल, ऐसा घनी इकाई सेल जिसमें कोनों पर उपस्थित कणों के साथ साथ उनके फलक के मध्य बिंदु पर भी कण उपस्थित रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रकार है अंतः केंद्रित इकाई सेल, ऐसा घनी इकाई सेल जिसमें उनके कोनों पर उपस्थित कणों के साथ साथ उनके अंदर अंतः केंद्र पर भी एक कण उपस्थित रहता है, उसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। फिर इसके बाद चौथा प्रकार आता है किनारा केंद्रित या अंत केंद्रित इकाई सेल, ऐसा घनी इकाई सेल जिसमें सभी कोनों पर उपस्थित तो कण रहते हैं, उसके साथ साथ किसी एक सेट, दो फलक वाले एक सेट यानी आमने सामने वाले एक युग्म के फलक के मध्य बिंदु पर भी कण उपस्थित रहता है। तो ऐसे घनी इकाई सेल को हम लोग किनारा केंद्रित इकाई सेल या अंत केंद्रीय या अंत केंद्रित इकाई सेल की श्रेणी में लिया जाता है। तो इस तरह से जो घनी इकाई सेल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब उसी 4 भागों के आधार पर हम लोग उसमें उपस्थित कणों की संख्या की गणना करेंगे। तो इसमें यही हम लोग जानेंगे कि घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना के नियम। तो इसमें गणना के नियम 4 होते हैं। पहला इसमें है कि किसी घनी इकाई सेल में उपस्थित उनके कोनों पर जो कणों की संख्या होती है या उपस्थित जो कण होते हैं वह उस क्रिस्टल के या उस जालक में उपस्थित 8 इकाइयों सेल के लिए बराबर के साझे की स्थिति में होते हैं। 8 इकाई सेलों के लिए वे बराबर के साझे की स्थिति में होते हैं। अतः किसी घनी इकाई सेल में इनके कणों का जो योगदान होता है वह 1/8 होता है। जो कोने पर उपस्थित कण होते हैं उनका पूरे इकाई सेल के लिए योगदान 1/8 होता है। तो यह पहला नियम है। फिर इसके बाद दूसरा नियम इसमें है कि घनी इकाई सेल के फलक के मध्य बिंदु पर स्थित कण फलक वाले उभयनिष्ठ फलक वाले 2 इकाई सेल के साथ बराबर के साझे की स्थिति में रहते हैं। इसलिए घनी इकाई सेल के लिए इन कणों का जो योगदान होता है वो 1/2 होता है। ये फलक केंद्रित हो गया। फिर इसके बाद तीसरा नियम है कि किसी अंतः केंद्रित इकाई सेल का उपस्थित उसमें जो कण होता है वह उस इकाई सेल के लिए एक ही होता है, वह किसी अन्य इकाई सेल के उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसलिए उस कण का घनी इकाई सेल के लिए जो योगदान होता है वह 1 होता है, 1 का होता है, क्योंकि वह किसी अन्य इकाई सेल के साथ साझे की स्थिति में नहीं रहता है। इसलिए पूरे इकाई सेल के लिए, किसी एक घनी इकाई सेल के लिए उसका योगदान 1 होता है। तो चौथा नियम है इसमें, घनी इकाई सेल के किनारों पर स्थित कण 4 इकाई सेल के साथ साझे की स्थिति में रहता है, बराबर के साझे की स्थिति में रहता है।
अतः उसका घन इकाई सेल के लिए योगदान 1/4 होता है। तो ये थे 4 नियम किसी भी घन इकाई सेल में कणों की संख्या के गणना के नियम। तो उसको एक बार और देख लिया जाता है। पहला नियम है कि किसी घन इकाई सेल के कोनों पर स्थित जो कण होते हैं वह जालक में उपस्थित 8 इकाई सेल के साथ बराबर के साझे की स्थिति में रहते हैं। अतः किसी घन इकाई सेल के लिए जो उनका योगदान होता है वह 1/8 का होता है। फिर इसके बाद दूसरा है घन इकाई सेल के फलक के मध्य बिंदु पर स्थित कण फलक वाले 2 इकाई सेल के साथ बराबर के साझे की स्थिति में रहते हैं, इसलिए उनका घन इकाई सेल के लिए योगदान 1/2 होता है। फिर तीसरा है किसी अंतः केंद्रित इकाई सेल के लिए उस इकाई सेल में उपस्थित उनके अंत बिंदु पर या अंतः केंद्र पर स्थित जो कण होता है वह किसी अन्य इकाई सेल के साथ साझे की स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए उसका योगदान घन इकाई सेल के लिए योगदान पूरा 1 होता है। फिर इसके बाद चौथा नियम इसमें आते हैं कि किसी भी किनारे स्थित इकाई सेल के लिए में उपस्थित कण 4 इकाई सेलों के साथ बराबर के साझे की स्थिति में रहता है, इसलिए घन इकाई सेल के लिए उनका योगदान 1/4 का होता है। तो ये था घन इकाई सेल के कणों की संख्या की गणना के नियम। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि घन इकाई सेल में उपस्थित प्रति इकाई सेल के लिए कणों की संख्या कितनी होती है, उसको किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जानते हैं हम लोग घन इकाई सेल में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, घन इकाई सेल के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, यानी कोई भी घनी क्रिस्टल है, घनी इकाई है, अब उसमें उपस्थित बहुत सी इकाइयां होंगी, इकाई सेल होंगे, उनके द्वारा वो निर्मित होगा। तो एक इकाई सेल के सापेक्ष उसमें कणों की संख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग इस छोटे से टेबल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इस सारणी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि किसी इस तरह से प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, तो उसके द्वारा उस क्रिस्टल या जालक में उपस्थित इकाई सेलों की संख्या के आधार पर पूरे क्रिस्टल में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आइए उसको समझ लिया जाए कि इसमें जो घनी तंत्र होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। पहला साधारण घनी होता है, दूसरा अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित होता है। अब इसमें जो साधारण घनी होता है उसमें घन के कोनों की संख्या पर 8 कण होते हैं, लेकिन एक इकाई सेल के लिए उनका योगदान 1/8 का होता है, इसलिए उसमें उपस्थित कणों की संख्या 8 × 1/8 बराबर 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद घन के केंद्र पर उपस्थित, तो इसमें केंद्र पर उपस्थित नहीं कोई कण नहीं रहता है, इसलिए इसकी संख्या 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद घन के फलकों पर, उसमें भी उपस्थित कण उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी संख्या 0 हो जाएगी। इस तरह से प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या निकालना होगा। तो यही कोने पर जो उपस्थित है और केंद्र पर जो उपस्थित है और फलक पर जो उपस्थित है, इन तीनों का योग कर देंगे। 1 + 0 + 0 = 1। यानी जब साधारण घनी इकाई सेल रहेगा, तंत्र रहेगा, तो उसमें प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या केवल 1 रहेगा। फिर दूसरा इसमें आते हैं अंतः केंद्रित घनी में। इसमें कोने पर 8 × 1/8 बराबर 1 कण हो जाएंगे, केंद्र पर 1 हो जाएगा क्योंकि अंतः केंद्रित वाला है, और फलक पर फिर 0 रहेगा। तो इस तरह से प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या हो जाएगी 1 + 1 + 0 = 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी कण की संख्या अंतः केंद्रित। अब तीसरा आते हैं फलक केंद्रित घनी तंत्र। इसमें कोने पर कण की संख्या का योगदान 1 हो जाएगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। अब फलक पर देखिए, इसमें होगा कि इसमें 6 फलक होते हैं और फलक पर उपस्थित जो कण का योगदान होता है इकाई सेल के लिए 1/2 को होता है। तो इस तरह से कणों की संख्या हो जाएगी 6 × 1/2 बराबर 3, और प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या हो जाएगी 1 + 0 + 3 = 4। इस तरह से हम लोग देखें कि जो फलक केंद्रित इकाई सेल है
फलक केंद्रित घनी तंत्र के लिए प्रति इकाई सेल यानी एक इकाई सेल के लिए उसमें कणों की संख्या सबसे अधिक है, 4 होता है। फिर साधारण घनी के लिए सबसे कम होता है, 1 होता है। और अंतः केंद्रित के लिए 2 होता है। तो इसके आधार पर हम लोग उसकी संख्या ज्ञात सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें साधारण घन इकाइयां सेल उपस्थित हैं और उनकी संख्या उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जाए कि 8 है या 10 है। यदि 10 मान लिया जाए तो उस पूरे क्रिस्टल में उपस्थित कणों की संख्या या जालक में उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक इकाई सेल के लिए 1 है तो 10 के लिए कितने हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल के लिए भी निकाल सकते हैं, 10 का गुणा हो जाएगा, इसमें कणों की संख्या 20 हो जाएगी। फिर फलक केंद्रित रहेगा तब उसमें पूरे जालक में या क्रिस्टल में यदि इकाई सेल की संख्या 10 है तो कुल कणों की संख्या 10 का में 4 का गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा। तो ये रहा ठोस अवस्था में 2 टॉपिक आज हम लोग सीखे कि किसी भी घनी इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना के नियम सीखे। फिर इसके बाद घनी इकाई तंत्र के प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात किए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।